नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की जनवरी 18 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया वेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 3 आर्टिकल्स देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल तो रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, अ नेचुरल पार्टनरशिप। इस आर्टिकल में हम जानेंगे इंडिया जापान रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। फिर इधर है फॉरेस्ट फाइन प्रिंट। अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो उसको लेकर के यहाँ पर एडिटर के ओपिनियन है, जानेंगे। साथ में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, जिसमें आप जाकर के पूरा एक्सप्लेन पेज की पूरी डिटेल देख सकते हो कि क्या ट्रेंड देखने को मिला है अभी जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और एक आर्टिकल रहेगा वो ये कि द चॉइस बिफोर पाकिस्तान, कि भाई अभी पाकिस्तान में जो भी अभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या फिर चेंजेस करने की एक लालसा देखने को मिल रही है या मजबूरियाँ, तो उसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, वो करने में पाकिस्तान सफल रहेगा या नहीं, जानेंगे इस मुद्दे को। और इसके अलावा एक आर्टिकल ये है, द मोर दे रिमेन सेम। इस आर्टिकल को आप खुद से करोगे। इस आर्टिकल में आपको ये देखना है कि अभी जो बिशप केरला में कैथोलिक बिशप जिनको अभी फ्री किया गया है कोटायम की एक सेशन कोर्ट के एक जज ने, कि भाई उन्होंने किस नन के साथ में कोई रेप का कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं की थी, पर इस मुद्दे को केरला पुलिस अब हाई कोर्ट में लेकर के जाएगी। तो इस केस में क्या क्या सुनवाई हुई, क्या बात हुई, तो एक बार आप ज़रूर इस आर्टिकल को एक बार खुद से देख लोगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास में, तीनों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है द चॉइस बिफोर पाकिस्तान। इस आर्टिकल को लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि एक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एक कंट्री के लिए जब उसकी सरकार या वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है या अपना पाथ है या जो भी सिस्टम अभी तक कंटिन्यू कर रहा है उसको चेंज करने की कोशिश करे। तो इसमें देखो, ये रियलिटी है कि जो चेंजेस लाए जाते हैं डोमेस्टिकली, उनके पीछे कुछ कारण होते हैं एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। ओके, तो ऐसे में आज तक अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड ओवर एक चीज़ पे कंसेंसस हमेशा बनी रही है कि मेजर चेंजेस हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं और उसमें रिस्क भी होती है, और रिस्क ना लिया जाए तो फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ आप समझ सकते हो, जब हमारे देश के सामने भी 1990s के टाइम पर एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए मजबूरियां आ गई थी और हमने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था। बोला ऐसा ही कुछ अभी पाकिस्तान के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है, और उसी चीज़ को लेकर के पाकिस्तान स्टेट, दैट मीन्स पाकिस्तान की सरकार ने अभी अपनी तरफ से नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो रिलीज़ की है, जिसमें इकोनॉमी पर भी अच्छा खासा फोकस करने की बात की गई है। अब देखो, बात ऐसी है, अगर हम डोमिनेंट सेंटिमेंट्स की बात करें तो इंडिया में हमारे तरफ से भी कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना कहीं एक ये भी कंसर्न निकल के आ रही है कि वर्ल्ड ओवर जो चेंजेस आते रहते हैं, वो चेंजेस कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लिए होता है कि भाई सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर हो सके। देखो, बदलाव ही तो अपने आप में निरंतर क्या है, केवल एक चीज़ है, वो है बदलाव, और बदलाव लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसमें यह है कि इंडिया का कितना क्या रोल होना चाहिए इंटरनल इश्यूज़ में। ठीक है ना, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिल्ली को वहाँ पर इंटरनल इश्यूज़ में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और पाकिस्तान में जो भी चेंजेस लाने की अभी कोशिशें की जा रही है उनको फैसिलिटेट करने में सपोर्ट करना चाहिए। पर जिनको डाउट है उनका ये कहना है कि क्या कोई भी अपनी तरफ से इंटरवेंशन किया जाए इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में, उसका हमें कोई आउटकम मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ हमारा जो पड़ोसी है वहाँ पर कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक रॉग स्टेट है। दैट मीन्स वहाँ पर डीप स्टेट लोकेटेड है, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि आप चाह कर भी कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल, वहाँ की आर्मी और वहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनकी पकड़। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर स्टेबल होता है तो उस केस में देखो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा ना, वो केवल और केवल इंडिया को होगा, किसी दूसरे कंट्री को नहीं हो सकता। पर वही चीज़ है कि पाकिस्तान जिस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, नई अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की है अभी, जो पहली है, और उसमें इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया है और इंडिया के साथ में कॉर्डाइल रिलेशंस की बात की गई है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस रास्ते पे चलना इतना आसान भी
नहीं रहने वाला है। अगर हम नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी पाकिस्तान की रिलीज़ हुई है, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया है कि वाकई में हमें परिवर्तन या चेंजेस तो लाने की ज़रूरत है। पर सवाल ये है कि भाई आपने बोलने को तो बहुत कुछ बोल दिया, इंटेंट भी आपका बहुत अच्छा है कि इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है, नेशनल कोहेशन, देश के अंदर जो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो रखा है पूरा देश, उसको एक साथ लेकर के आना है, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को रिवाइटलाइज करना है, एक नई जान देनी है। पर ये तो केवल डॉक्यूमेंट बोलता है, पब्लिक वर्जन जो है ना वो कहीं ना कहीं इसके जस्ट डिफरेंट जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ में जो डीप स्टेट है, वहाँ की जो आर्मी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरती है। हमेशा जब जब भी किसी भी पॉलिटिशियन ने वहाँ पर कुछ नई चीज़ करने की कोशिश की है और यूँ लगा कि पाकिस्तानी आर्मी की जो रेलेवेंस है वो अगर कहीं पे अंडर थ्रेट है, तो फिर वो रिएक्ट करती है डेफिनेटली। और इसके अलावा साथ साथ में आप देखते हो वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी भी पकड़ बहुत ज़्यादा है। अब देखो आज की परिस्थितियाँ पाकिस्तान में एग्जैक्टली वो हैं जो कि हमने 1990s के टाइम पे फेस की थी। ये वो वक्त था जब इंडिया ने आज़ादी के बाद में अपनी इकोनॉमिक मॉडल को बिल्कुल चेंज किया था, जिसमें हम पहले मिक्स्ड इकोनॉमी तो थे, आज भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। पहले मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें हमारा था सोशलिज्म की तरफ टिल्ट, दैट मीन्स हर चीज़ में सरकार का अपना खुद का अड़ंगा लगा रहता था। अब क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो है हमारी, पर हमारा टिल्ट किस तरफ हो गया, कैपिटलिस्ट। तो देखो पिछले अगर 20-30 सालों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हमारे देश को, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाए हैं। जिसमें एक तो ये कि कोalition की सरकारें बननी शुरू हो गई थी, उस टाइम पर पॉलिटिकल वेरिएशन इतने ज़्यादा देखने को मिले थे। आपको ध्यान होगा ये वो टाइम था जब कास्ट के नाम पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया था 27%, ठीक है, इंदिरा सोनी केस, और वो आपने देखा होगा, ठीक है। और इसके अलावा रिलीजन के नाम पर कमंडल, दैट मीन्स आपको पता ही है बाबरी मस्जिद वाला ये मुद्दा, 12th क्लास की जो आपने पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स की जो बुक है वो पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ रिकॉल हो रही होगी। इसके अलावा पेरीफेरी की बात करें तो कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक इंसर्जेंसी बढ़ चुकी थी 1990s में। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यही तो टाइम था जब पीक में आ रही थी। और इसके अलावा पंजाब में भी जिस तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे, पंजाब में 1992 में इलेक्शंस होते हैं तब जा कर के थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, नहीं तो 1984 के बाद में पंजाब मोर और लेस जितना टाइम भी था 1984 से ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद से लेकर और 1992 जब तक प्रॉपर वहाँ पर सरकार कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है तब तक वहाँ पर लगातार स्टेट इमरजेंसी थी, प्रेसिडेंट रूल था। और नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी जो आज तक हमारे यहाँ पर बनी हुई है। बोले ये इतने अप्स एंड डाउन्स थे पॉलिटिकली जो कि हमने फेस किए थे, बोले वैसा ही कुछ सिचुएशन अभी पाकिस्तान के सामने भी बना हुआ है। अब देखो इंडिया की हम अगर बात करें तो 1990 का दशक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था इंटरनेशनली भी। कैसे कि कोल्ड वॉर में हम सोवियत यूनियन के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू यूएसए, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाना और कोल्ड वॉर का एंड होना और फिर उसके बाद में यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू करने का जिम्मा लेना रशिया के द्वारा। और रशिया भी जो है वो अब कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरफ देखना शुरू कर रहा था कि हाँ हम वेस्ट के साथ में अब रिलेशन अच्छे करेंगे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी हैं। पर वही चीज़ है कि शुरुआती 10 साल 1990 से लेकर के 2000 तक रशिया, 2003-4 तक क्यों मानो कि रशिया की टिल्ट रही लगातार कि कैसे भी करके हम वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे तो उससे हम ग्रो करेंगे इकोनॉमिकली। पर उस टाइम पर हमारे लिए डिलेमा आ गया कि भाई हमें रशिया के पीछे जाना चाहिए या फिर हम हमारे रिलेशंस हैं वो यूएस, यूरोप, चाइना, जापान, इनके साथ में हमारे रिलेशन ठीक करें। क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप, यूएस, जापान या इंक्लूडिंग जापान जो ईस्टर्न एशिया में आ जाता है, उनके साथ में हमारे रिलेशन इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना एकदम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने कि हमारे यूएसएसआर के साथ थे, क्योंकि हमारी 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हो गई थी। तो इस केस में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था कि कोल्ड वॉर ख़त्म होना और हमारे जो रिलेशंस हैं यूएसएसआर के अलावा बचे हुए दूसरे कंट्रीज़, उनके साथ में हमारे रिलेशन अंडर डेवलप्ड थे।
तो इस केस में हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स बनने शुरू हो गए कि हमें डोमेस्टिक चेंजेस भी लाने पड़े, क्योंकि हम चाहते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में हमारा रिलेशन बने। अब आप कहोगे सर चाइना का नाम भी आ रहा है, क्योंकि चाइना उस टाइम पे खुद यूएसए सपोर्ट दे रहा था अच्छा खासा चाइना को, ठीक है ना। वो भी इसलिए क्योंकि चाइना को सपोर्ट दे करके यूएसएसआर को काउंटर करना चाहता था, और चाइना इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया चाइना ने, और आज वही चाइना यूएसए की सिरदर्दी कर रहा है, ठीक है। तो ये है जियोपॉलिटिक्स है भाई, इसमें सीधी सी बात है नेशनल इंटरेस्ट ही काम करता और कुछ काम नहीं करता। खैर मुद्दा ये है कि हमने एक्सटर्नल हमारे रिलेशंस चेंज किए 1990s के टाइम पे, तब हमारे ऊपर ये प्रेशर बनना शुरू हो गया कि भाई अब आपको डोमेस्टिक चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, और उसी का रिजल्ट है कि हमें एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, क्योंकि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों की कंडीशंस ये थी कि भाई ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, लिबरल इकोनॉमीज होनी चाहिए, वहाँ पर बोले हम पैसा ज़्यादा देते हैं। अब देखो इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अलग अलग फेसेस में। सबसे पहला चैलेंज तो था टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्योंकि ये वो टाइम था 1990s का जब पाकिस्तान लगातार इंडिया को नीचा झुकाने की कोशिश कर रहा था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। अब चाहे फिर वो मुद्दा आ जाए कश्मीर का या फिर कुछ और इश्यूज़ को लेकर के, क्योंकि वो टाइम था जब पाकिस्तान बहुत मतलब कोल्ड वॉर जब एंड हुआ था ना, उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत अपर लेवल पे था, क्योंकि सीधी सी बात है भाई यूएसए की हेजेमनी आ गई और यूएसए और पाकिस्तान की दोस्ती ज़बरदस्त थी उस टाइम पे। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा काउंटर किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को। साथ में ह्यूमन राइट्स की बात लेकर के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता रहा है इंडिया को। पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल प्रेशर तो बनाया ही है कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान ने, और साथ साथ में जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उनको भी एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर के तौर पे लॉन्च कर दिया इंडिया के खिलाफ में, जो कि अभी तक भी सरदर्दी इंडिया के लिए तो है ही, पर पाकिस्तान के लिए खुद के लिए भी सरदर्दी हो गई। वही बात है कि आप अपने बैकयार्ड में अगर स्नेक पाल रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको भी एक ना एक दिन तो हार्म करेगा ही, ठीक है। तो ऐसे में इसके आगे देखिए न्यूक्लियर पावर की बात करें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जब हमने 1998 में पोखरण सेकंड टेस्ट कर लिया था अटल जी की सरकार के टाइम पे, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सैंक्शंस लगाए गए थे इंडिया पे, और ये था कि इंडिया कैसे भी करके अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है उनको रोल बैक कर ले, पर हमने बहुत मुश्किलों से आगे चलाया। ये वो वक्त था जब केवल फ्रांस और इजराइल दो ऐसे कंट्रीज़ थे, अगर हम बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात करें, जिन्होंने इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं लगाया था। बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ ने दबाव लगाना शुरू कर दिया था। फिर इसके अगले एक दशक में ही 1990 से लेकर 2000 के बीच की अगर बात करें तो इंडिया ने तो देखो एकदम डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री, अलग ही रास्ता अपना लिया, और हमने हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया और धीरे धीरे ग्रोथ के पाथ पे हम चल पड़े। आज अगर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर होती है इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ साथ में कश्मीर का जो दबाव बनाया जाता था इंडिया पे, उसको भी इंडिया ने हल्के फुल्के में लेना शुरू कर दिया। बोला कि हम अगर इकोनॉमिकल पावर बनते चले जाएंगे तो इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ कैपिटलिस्ट हैं, वो सीधी सी बात है वो पैसे के बारे में सोचती है। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर वेस्टर्न सोसाइटीज़ हमारे ऊपर ये टेरिटरी सिक्योरिटी इनको लेकर के हमारे ऊपर फालतू दबाव नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो हम हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ नेगोशिएट कर लेंगे एक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर पावर के तौर पे। साथ में ये भी इंसर्जेंसीज को इनको पैसिफाई नहीं होने दिया, कोई भी अगर अटैक होने लगे तो उनके काउंटर अटैक हमने किए। इवन वॉशिंगटन दिल्ली के तरफ से ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर बनाने की कोशिश की, जिसमें ये था कि कैसे भी करके इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, पर इंडिया ने उसको बिल्कुल भी मतलब कह दिया, मना कर दिया कि बोला हम इस मामले में हम डील नहीं करना चाहते हैं। इसके आगे देखो जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक सीरीज़ रिफॉर्म आई, मतलब इस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक सीरीज जो आई एक तरीके से रिफॉर्म्स की चेंजेस बैक टू बैक किए गए, उनमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। जैसे कि आज अगर देखें तो पावर शेयरिंग की बात हमने की, कोलिशन की बात, जैसे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस की बात करो, सबसे अच्छे रिलेशन कब रहे? जब कोalition की सरकारें चली। कोalition सरकारों का मतलब गठबंधन की सरकारें जिनमें एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर के और फिर सरकार को बनाती हैं। फिर उन पार्टीज़ में
आप देखोगे तो रीजनल पार्टीज का बहुत ज़्यादा रोल था, क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत ज़्यादा अपने आप में रोल बढ़ गया। इसकी वजह से जो स्टेट्स की पॉलिटिक्स थी उसका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होने लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, और इसकी वजह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी अच्छे होने लग गए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में भी पावर शेयर होनी शुरू हो गई। अब देखो, कोalition से पहले भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस थी जो थी कांग्रेस, कोalition के बाद में अभी सिंगल पार्टी डोमिनेंस चल रही है, दैट इज बीजेपी। तो इस केस में आप देख सकते हो कि स्टेट सेंट्रल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना टग ऑफ वॉर चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है दोनों के बीच में। फिर आगे देखो, आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड्स को भी एक तरफ साइड में कर दिया गया, कारण कि आप देखो कि कहाँ पर कांग्रेस, कहाँ पर वेस्ट, ये वेस्ट क्या लेफ्ट, ठीक है, इनकी मिलकर के सरकार बनना। और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी ना, ठीक है, तो उस टाइम पर बीजेपी ने भी सपोर्ट दिया था उनको और कम्युनिस्ट ने भी सपोर्ट दिया था, जबकि बीजेपी अगर नॉर्थ है ना तो कम्युनिस्ट साउथ है, इतना गैप है इनकी आइडियोलॉजी में। तो आइडियोलॉजिकल जो भी सर्टेनिटी थी उनको भी साइड में करना शुरू कर दिया, बोला देश में कैसे भी करके सरकार बननी चाहिए। ये वो वक्त था जब इतनी सरकारें बनी, इतने प्रधानमंत्री बने जितने प्रधानमंत्री इंडिया ने 1990 से पहले देखे ही नहीं थे, ठीक है ना। और एक चीज़ बताई जाए तो इंडिया कोई इकलौता सब कॉन्टिनेंट में कंट्री नहीं है जहाँ पर इस तरीके की इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखे गए हों। इसके पहले बांग्लादेश भी है, इसके साथ साथ में बांग्लादेश भी है। दिल्ली ने अपने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही तरीके से किया, और हाँ ये बात भी है कि हमने चैलेंजेस का भी कम सामना नहीं किया है। सेम चीज़ आप बांग्लादेश की देख सकते हो कि जब से शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है 2009 से, लगातार वही चल रही हैं अभी, है ना, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना बंद कर दिया। साथ में अपने दो बड़े नेबर्स में, चाइना हो चाहे इंडिया हो, चाइना तो खैर इतना नहीं कह सकते, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों में से ज़्यादा फोकस इंडिया पे किया। और पाकिस्तान ने जबकि दूसरा रास्ता अपनाया। एक वक्त था जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, तब पाकिस्तान हाई नोट्स पे चलता था, क्योंकि भाई दोस्त था यूएसए, वो जीता था, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि 1980 वाले जो दशक की शुरुआत की बात करें तो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने में सक्सेसफुल रहा था पाकिस्तान और यूएसए दोनों मिलकर के, और अफगानिस्तान को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह यूज़ करना चाहता था पाकिस्तान, कि यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करवाएंगे, इंडिया को परेशान करेंगे, इंडिया से कश्मीर हथियाएंगे, और हमें कोई उंगली भी उठा करके नहीं कह पाएगा कि जी पाकिस्तान ने ये कुछ अड़ंगे लगाए थे। तो बोले इस तरीके से पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अच्छे से प्रमोट किया। अब आज देखो, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये जो लॉ स्ट्रेटजी पर फोकस किया था ना, कि हमारा नाम भी नहीं आए, दाम भी कम लगे, और जिहाद के नाम पे और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो इंडिया जैसे नेबरहुड कंट्रीज़ को तो परेशान करे। रिजल्ट क्या रहा कि वक्त बदला, इकोनॉमिकल मॉडरेशन पाकिस्तान में आया नहीं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, और रिज़ल्ट ये बन के आया है कि आज पाकिस्तान की 2021 में कितनी इकोनॉमी रह गई है, कितनी जीडीपी है, 280 बिलियन की, जबकि इससे ज़्यादा बांग्लादेश की है 380 बिलियन डॉलर्स की, जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला था 1971 में। आ जाओ फिर आगे, दिल्ली की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 10 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है दिल्ली की इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी की साइज़ है, जीडीपी की साइज़ है 3.1 ट्रिलियन डॉलर आज के टाइम पे। तो ये है परिस्थितियाँ। तो पास्ट में पाकिस्तान को पहले ही ज़रूरत थी कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सोच समझ करके आगे बढ़ाए। आज के टाइम पे इंडिया को जिस तरीके से पहले वेस्ट काउंटर किया करता था, आज इंडिया से एक्सपेक्ट करता है वेस्ट की इंडिया जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। एक टाइम था जब पाकिस्तान के साथ में वेस्ट की इतनी शानदार रिलेशंस थी कि मिडिल ईस्ट में हर चीज़ में पाकिस्तान की रेलेवेंस हुआ करती थी, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की एक हाइट्स हुआ करती थी। आज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के बड़ा दुखी है कि जब से नवंबर 2020 में जो बाइडेन का इलेक्शन हो चुका था प्रेसिडेंट के तौर पे, और अभी तक पाकिस्तान को एक कॉल तक नहीं आया जो बाइडेन की तरफ से। तो ये रिलेशंस इतने डिटेरियोरेट हो चुके हैं खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से।
आज अगर देखा जाए तो केवल यूनाइटेड किंगडम यूके को छोड़ दो, उसके अलावा पाकिस्तान के वेस्ट में किसी भी कंट्री के साथ में इतने अच्छे रिश्ते नहीं है जितने कि कोल्ड वॉर एंड हुआ था उस टाइम पर हुआ करते थे। ये बात ठीक है कि चाइना के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, पर वही है कि अब हाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ हो रहे हैं, पर फिर भी वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो लड़ाई चल रही है अभी चाइना और यूएसए के बीच में, उसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ चुका है कि भाई मुझे यूएसए को फेवर करना है कि चाइना को फेवर करना है। इसी बीच में अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया और स्क्वांडर कर दिया अपने जो रिलेशंस थे उनको, जिनमें आप सऊदी अरब और यूएई के लिए तो जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं कुरैशी, उनके स्टेटमेंट्स देख लो, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने फिर बाद में अपोलोजाइज भी किया उनके लिए, उनके सामने। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इक्वेशन इस तरीके की शो करता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा परेशान रह रहा है अपनी खुद की पॉलिसीज़ की वजह से। आज पाकिस्तान की बात करें तो जब से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करना शुरू किया है, तो शुरू में तो रिलीजन के नाम पर ये देश बना था, कम्युनल वायलेंस के बेसिस पे इंडिया से पार्टीशन हुआ, और आज वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो बैकफायर कर रही है पाकिस्तान में। आज देखो जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग हैं या फिर वो श्रीलंकन इंडिविजुअल जिनको मार दिया गया था, अभी श्रीलंकन बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में रहते थे, लाहौर में थे, रावलपिंडी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहाँ पर उनकी डेथ, वहाँ पर उनको असैसिनेट कर दिया, मार दिया। तो इसकी वजह से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई है। इसके अलावा आज देखो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जिस तरीके से पहले अलाउ किया था, आज वही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अलाउ करने के चलते इतनी फाइनेंशियल पेनल्टीज लग चुकी हैं पाकिस्तान पे कि आज इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से गुजर रही है। तभी तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो लॉन्च की है पहली बार पाकिस्तान ने। इसके लिए आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल रखा है अभी पाकिस्तान को। इसके अलावा पाकिस्तान के पास में ऐसी बात नहीं है कि मौके नहीं आए। 2001 में जब यूएसए ने इंटरवीन किया था अफ़गानिस्तान में, जब यूएसए पे 9/11 अटैक हो गया था न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में, तो उसके बाद में पाकिस्तान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि कैसे भी करके खुद को रिकवर करवा ले, क्योंकि इतनी फंडिंग दी है यूएसए ने जिसकी हद नहीं है। पर वही चीज़ है कि पाकिस्तान का दिमाग तो कहीं और था, तालिबान को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था और साथ में एंटी इंडिया एसेट्स तैयार करने, जिसकी वजह से कश्मीर पर अपनी पकड़ बना सके। तो तालिबान को तो देखो रीइंट्रोड्यूस कर लिया फिर से, बेशक डाउट नहीं है, पर रिलेशनशिप जो यूएसए के साथ अच्छी थी वो अब जीरो पे चल रही है, नील पे चल रही है, क्योंकि यूएसए को भी समझ में आ गया कि जिस पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर के हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए आए थे अफ़गानिस्तान में, बोलो उसी पाकिस्तान ने वहाँ पर हमारी बेइज्जती कराई है, हमें वहाँ से भागने पे मजबूर किया है। तो बोला ऐसे दोस्त को तो हम नहीं रखेंगे। तो मजबूरी में आकर के आज यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अब आप देखो आज तालिबान अच्छे से पकड़ बना चुका है और पाकिस्तान की प्रॉक्सी अच्छे से है, पकड़ है तालिबान पे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किया है, पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में दिल्ली की तरफ से भी बातचीत होने की बहुत कोशिशें की गई। आपको भी पता है कि जब फर्स्ट टेन्योर था एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार का, तो उन्होंने कितने एफर्ट्स किए थे, कितनी एंगेजमेंट्स थी, पर वो रिप्लाई में हमें क्या मिला, कभी पठानकोट अटैक, कभी उरी अटैक, कहीं पर पुलवामा। ये सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद रहे। वो बात ठीक है, 1990 से लेकर के 2000s की बात करें तो कश्मीर का मुद्दा लेकर के हमें बहुत काउंटर किया गया, पर आज अगर परिस्थिति देखी जाए तो हमारे लिए जो चैलेंज क्रिएट किया करती थी वेस्टर्न सोसाइटी, आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनाती है ये कश्मीर वाला मुद्दा लेकर के कि पाकिस्तान अपने मन में आए जो उनको मैनिपुलेट कर ले। क्योंकि आज यूएसए वेस्टर्न सोसाइटी को लीड करता है, आपको पता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अब यूएसए है ना, वो चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना चाहता है और वहाँ पर इंडियन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझता है कि भाई अगर चाइना जैसे बड़े कंट्री को, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक एडवर्सरी है, तो उसको भी हमें टैकल करना है, तो हम भी वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके ही खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है। तो ऐसे में पाकिस्तान को
सही समय पर अगर देखा जाए तो अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं निकला है कि अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उनको रीथिंक करे। ठीक है, जो भी इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है वहाँ पर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो वहाँ की आर्मी सबसे बड़ा चैलेंज रहेगी कि बोल तो दिया पाकिस्तानी सरकार ने, इमरान खान साहब ने बोल तो दिया बहुत कुछ, पर क्या वाकई में उसको कर पाएंगे पाकिस्तानी आर्मी, उनके लिए सरदर्दी है। दूसरी चीज़, जो इंटेंसिटी चाहिए, जिस तीव्रता के साथ में वेरिएशन आने चाहिए पाकिस्तान की पॉलिसी में, वो हो पाएंगे, देखने वाली बात है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान में ये चेंजेस आते हैं ना, तो हमें भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि और ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसके बारे में हमने न्यूज़ अच्छे से देख भी लिया है कि इंडिया को लेकर के क्या क्या बातें कही गई है पाकिस्तान के द्वारा, अभी रिसेंट जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है नेचुरल पार्टनरशिप। इंडिया जापान रिलेशंस की बात करेंगे। आर्टिकल को लिखा है सातोशी सुजुकी। ये देखो जापानीज एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया में डिप्लॉयड हैं। इनका ये कहना है कि 2022 का जो साल है इंडिया के लिए, तो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल। ठीक है, और जापान और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो 70वां साल है ये। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जाने। तो उनमें देखो 1952 से हमारे रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू बनते चले जा रहे हैं जापान और इंडिया के दोनों के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो टाइम जब जापान जो था एक्सिस पावर था, एक में आपको पता है अलाइज थे और दूसरी तरफ थे एक्सिस। अब एक्सिस पावर जो थी उनके बीच में ऐसे तो कोई कोलैबोरेशन नहीं था कि हम तीनों मिलकर के जीतेंगे। एक तो था इटली, एक था जर्मनी, एक था जापान, पर तीनों की सोच एक जैसी थी कि पूरे वर्ल्ड को कंकर करेंगे, पूरे वर्ल्ड को जीतेंगे। तो एक इन तीनों की एक्सिस जो धुरी थी वो मैच कर रही थी, इसलिए इनको धुरी कंट्री भी बोला जाता था। तो मुद्दा क्या है कि जब जापान पे न्यूक्लियर वेपन डाल दिए गए थे और यूएसए के द्वारा, उसके बाद में जापान को एक अछूत कंट्री की तरह देखा गया था, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जापान पे प्रेशर क्रिएट हुए थे, जिस तरीके से जापान को देखा गया था, और आप में देखो कि इंटरनेशनली ये ग्लोबली अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही डाले गए थे। तब जाकर के इंडिया ने जापान के साथ में अपने रिलेशंस कंटिन्यू की, जिस टाइम पर वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे वो रिकॉग्निशन ही नहीं देना चाह रहे थे या जापान को इतना ज़्यादा फोकस में नहीं लेना चाह रहे थे। मतलब एक लीडिंग कंट्री वो अपने आप में बैकवर्ड कंट्री में कन्वर्ट हो गया था सिर्फ 2 बड़े बॉम्ब डालने की वजह से। और वहाँ की जो डायनेस्टी थी, सुजुकी डायनेस्टी हुआ करती थी उस टाइम पे, उसकी वजह से उस डायनेस्टी की जो एम्बिशंस थी, ठीक है ना, उस वंश की एम्बिशंस थी, उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट भी किया था जापान की जो एम्बिशंस थी वो बड़ी भी थी। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो उसके बाद में मल्टीलेटरल एक सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी होती है। इंडिया ने ऑप्ट किया कि हम तो इस पीस ट्रीटी में, जिसमें जापान के साथ में रिलेशंस की बात की जा रही है, बोला हम इस मल्टीलेटरल की बजाय बायलैटरल पीस ट्रीटी साइन करेंगे जापान के साथ में। तो ऐसे में 1952 से हमारे रिलेशंस होने शुरू हो जाते हैं जापान के साथ बनने। आप देखो इसमें इंडिया और जापान बायलैटरल रिलेशन में क्या होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे को आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हो। और इसी के साथ में जापान ने अपनी नई शुरुआत की एक तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। और यही बोला एक कॉर्नरस्टोन है, मेन स्टैंडिंग पॉइंट है, जहां पर हमारी जो दोस्ती है वो बनती चली जा रही है। 2 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसके रिश्ते में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट निखार आना शुरू हुआ था 1951 के एशियन गेम्स में भी, जब दिल्ली में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए और जब जापानीज एथलीट्स को अलाउ किया गया और साथ में जापानीज फ्लैग को भी अलाउ किया गया कि हाँ, जापान का जो झंडा है उसको भी होस्ट किया जा सकेगा। और ये पहली बार था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से रिकॉग्निशन जापान को दिया, उसके लिए ये थैंक्स अपनी तरफ से यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू दे रहे हैं। आज अगर देखा जाए बिजनेस, एकेडमिक्स, कल्चरल एक्सचेंज, ये लगातार 1950 के दशक से अभी तक कंटिन्यू हो रहा है हमारे और जापान के बीच में। 70 सालों की बात करें तो एक्सचेंज भी बहुत हुआ है। जैसे कि एक तो हम देखें स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करो तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ही
अच्छे से एक दूसरे को समझा है और अपनी एंगेजमेंट्स को कंटिन्यू किया है। ठीक है, आज देखो पीस हो, स्टेबिलिटी हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे फिर वो एशिया में हो या फिर एशिया के बाहर हो, हर जगह पे दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेट किया है। इसके आगे आज अगर देखा जाए तो फ्री एंड ओपन इंडियन पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज साथ में है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्वाड, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, जिनमें 2 तो हैं ही, इंडिया जापान, और बाकी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी है। साथ में पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बुद्धिज़्म की बात करें, आज जापान की अगर बात करें तो लगभग वहाँ पर अब 752 में ही जापान में बुद्धिस्ट मॉन्क पहुँच गए थे, जिनका नाम था बुद्धि सेना। ये बुद्धिज़्म को लेकर के गए थे इंडिया से जापान में। फिर उसके बाद में ग्रेट बुद्धा का स्टैचू टोडाजी, वहाँ पर इनॉग्रेशन होना, उसका मतलब उनका अभिषेक करना, कॉन्स्क्रेशन। इसके अलावा आप देख सकते हो मेजी यहाँ पर, फिर उसके बाद में मेजी रिस्टोरेशन किया गया, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में। ऐसे में क्या होता है कि जो एक दूसरे के साथ में एंगेजमेंट जो है वो बहुत बड़ी है इंडिया और जापान की। इसके अलावा जापान आज एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज़ में से एक है। तो जो जापान की नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी ना, चाहे वो कॉटन हो चाहे आयरन हो, वो हिस्टोरिकली इंडिया ने फुलफ़िल की है और आज भी हम जापान को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लिटरेचर की बात करो तो नोबेल लॉरेट्स फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया की तरफ से और ओकाकुरा तेंशिन ये जापानीज फिलोसोफर हैं। इनकी बात करें तो इन दोनों की जो बुक्स हैं या जो क्रिएशंस हैं उनको एक दूसरे कंट्रीज में पढ़ा जाता है, फॉलो किया जाता है। तो 70 साल का जो अभी तक का पूरा टाइम देखिए तो उसकी एक थीम रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज बिल्डिंग अ फ्यूचर फॉर आवर सेंटेनरी। दैट मीन्स जब हम हमारे 100 साल हो आने वाले वक्त में, तो तब तक हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉर्डाइल हो, कोऑपरेटिव हो। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जब 100वीं सालगिरह मनाए ना हमारे रिलेशंस की, तो बोलो वो एक अलग ही नोट पे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। नंबर 1, दोनों देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, एशिया के हैं, तो कॉपरेट करना चाहिए ग्लोबल पीस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए, जो कि कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं और इसी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से जापान इंडिया के लिए चाइना इंडिया के लिए सरदर्दी है, एग्जैक्टली वैसे ही जापान के लिए भी कम सरदर्दी नहीं है। इसके अलावा दोनों लगातार रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करें, फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर। दैट मीन्स अगर इंटरनेशनली कोई कम्युनिकेशन होता है, ट्रेड होता है और पार्टिसिपेशन देखा जाए तो किसी एक कंट्री की दादागिरी नहीं होनी चाहिए, सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए या सबका बराबर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे में प्लेथोरा ऑफ फील्ड्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर कॉपरेशन आ सकता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसके आगे राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट, कि इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर बात करें तो हमें और बढ़ाने का स्कोप अभी अवेलेबल है। जैसे कि अभी तक की बात करें तो जापान ने लार्जेस्ट ओडीए, दैट मीन्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की प्रोवाइड की है इंडिया को। आप देखो कभी जाइका का नाम सुना होगा, JICA, और जापान की तरफ से फंडिंग भी बहुत आती है। या एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करो, ADB की, वहाँ पर भी जापान का बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ से भी हमें अच्छा खासा लोन मिलता रहता है, हम अवेल करते हैं। तो उस केस में क्या है कि हमें कहीं ना कहीं जापान की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आज की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक कोलैबोरेशन के बेसिस जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, वो भी कोलैबोरेशन जापान और इंडिया का ही है ना। तो जापान आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उनमें से एक है। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज है, जैसे मैंने श्रीलंका का नाम भी लिया, अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखो कि वहाँ की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हेल्थ और एजुकेशन मेनली आ जाता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों इकोनॉमीज अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एम्पावर करना चाह रही हैं और कर भी रही हैं, कंटिन्यू कोऑपरेट, और वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना रोल लगातार बढ़ा ही रही हैं। तीसरा पॉइंट राइटर बोल रहे हैं
कल्चरल एक्सचेंज, लिटरेचर की बात करो, म्यूज़िक, मूवी, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, बोला इन सब चीज़ों में हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है और इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ही खुश हूँ। यही चीज़ बोली जा रही है कि 2022 का जो ये साल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ 70 साल हो गए जापान इंडिया रिलेशन के और दूसरी तरफ इंडिया को 75वां साल है इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए। तो इस केस में ये साल सूखा नहीं जाना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट या कॉमन विजन्स पे बेस्ड हमें फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। ये एम्बेसडर है जापान के इंडिया में। ओके, आगे चलते हैं और आज का लास्ट आर्टिकल है फॉरेस्ट फाइन प्रिंट। देखो अभी की बात अगर करें तो पिछले 35 सालों में जब से ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रिलीज हुई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की जा रही है, तब से हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टेडी इंक्रीज देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट कवर में। और ऐसा ही कुछ अभी बताया है कि जो 17वीं जो अभी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वो 17वां एडिशन है इस स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, ठीक है, जो कि एक बाई एनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार रिलीज होती है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को मिला है कि इंडिया में 2019 से 2021 के बीच में लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है। इसमें 17 तो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर कि फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% से भी ज़्यादा है, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर में टारगेटेड है कि कम से कम ज्योग्राफिकली देखें तो जितना टेरिटोरियल एरिया है इंडिया का या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, उस एरिया का 33% कम से कम फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब देखो इस रिपोर्ट को हमें थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो कुछ सीरियस कंसर्न्स भी हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आप वो जो एक्सप्लेन पेज वाला आर्टिकल है उसको ज़रूर देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें इतनी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल दी हुई नहीं है ना, तो वो आप ज़रूर देखना। तो कुछ कंसर्न्स भी हैं। वो क्या, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है ना, जो अपने आप से खुद तैयार होते हैं, जहाँ पर प्लांट्स की वैरायटी बहुत होती है, एनिमल्स की फ्लोरा एंड फोना बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें 1600 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है नेचुरल फॉरेस्ट। अब दूसरी तरफ आप देखोगे कि सर यहाँ तो आप बोल रहे हो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, पर सवाल ये है नेचुरल फॉरेस्ट डिक्लाइन कर गया, ये तो प्लांटेशन बढ़ी है कि कहीं पर चाय के बागान लगा दिए, कहीं कॉफ़ी के बागान लगा दिए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हुआ ना वो सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप कॉम्पनसेट कर रहे हो तो कॉम्पनसेशन वो इतना अच्छा नहीं है ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो कॉम्पनसेशन हुआ है कहीं से भी, अगर ये फॉरेस्ट एरिया ओवरऑल अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट देखा गया है, तो उसके पीछे कारण है कि आपके जो प्रोटेक्टेड रीजन है, प्रोटेक्टेड एरियाज है या रिजर्व फॉरेस्ट है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर हो गए, बोले इनमें, तो सवाल ये है कि प्लांटेशन को और इस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक या आप कह सकते हैं ना ह्यूमन इंटरवेंशन के बेसिस पे जो फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं उनके इंक्रीज होने की बजाय नेचुरल फॉरेस्ट अगर बढ़े ना, वो ज़्यादा ठीक है। कारण कि नेचुरल फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें क्रिटिकल इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करो, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें इग्नोर हो जाती है। देखो मुद्दा शुरू होता है 2017 में, जब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एजेंसी, उन्होंने प्लांटेशन, जितने भी तरीके की प्लांटेशन, चाहे कॉफ़ी की हो चाहे चाय की हो, इन सब को केवल ऑयल पाम जो ट्री है उसको छोड़ करके उन सब को ये बोल दिया कि फॉरेस्ट के डेफिनेशन में इनको कंसिडर किया जा सकता है। तो इसी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई कि अब की बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें हमने इसको इंक्लूड अच्छे से किया है। तो प्लांटेशन वाला जो एरिया है ना उसको भी फॉरेस्ट में कवर करना, जबकि आपको पता है प्लांटेशन में तो एक जैसा प्लांट लगाया जाता है, एक जैसे प्लांट की रिपीटेशन होती है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कहाँ रही। तो जब ये एफएओ ने रिलीज किया था ना ये गाइडलाइन, तब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। लगभग 200 से ज़्यादा साइंटिफिक बॉडीज़ ने एक तरीके से बोला भी था कि आप ये जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दे रहे हो उसको रिवर्ट करो, चेंज करो, ये नहीं चलेगा। पर वही अभी तक वही कंटिन्यू चल रहा है। साथ में आपको पता है प्लांटेशन में तो एक जैसी एक उम्र की सेम स्पीसीज के प्लांट लगाए जाते हैं,
तो आप उनको अगर लगातार एक तरह लगा के रखोगे तो बायोडाइवर्सिटी कितनी रहेगी? पानी की वाटर बॉडीज़ कहाँ अवेलेबल होती है प्लांटेशन में? नहीं होती। वहाँ पे तो खेतों के हिसाब से चाय के बागान देखो, कॉफ़ी के बागान देखो, वहाँ पर तो क्या होता है, प्लांट ही प्लांट है, कहाँ पानी की बॉडीज़ होती हैं बीच में। इसके अलावा पॉलिनेशन की फैसिलिटी की बात करें कि किस तरीके से बर्ड्स हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी या उनकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो फिर बाद में कैसे फ्रूट्स तैयार होंगे, कैसे ट्यूबर्स तैयार होंगे, कैसे और दूसरे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स और जो फ्लोरिशमेंट होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, वो कैसे हो रहा होगा। तो ऐसे में आप केवल कॉम्पनसेशन को देख करके नहीं कर सकते। दीज आर सम कंसर्न्स, ओके। आज अगर देखें तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन कर गया। आप देखना वो एक्सप्लेन पेज वाला वीडियो या देख लिया होगा, जिसमें आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन ही नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, जो कि वरिंग है, चिंता की बात है। इसके अलावा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो एट्रीब्यूट करती है कि नेचुरल कैलेमिटी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मेन है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में ये डिक्लाइन देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में। नेचुरल कैलेमिटी, फॉरेस्ट फायर हो गई, फ्लड्स हो गई, इनकी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की वजह से, तो ऐसे, या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर फर्नीचर के लिए पेड़ पौधों को काटने की वजह से। तो देखो बात ऐसी है, जब नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं ना तो वहाँ पर पानी रुकता भी है और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी राइज होता है। पर आज अगर देखा जाए तो थ्रू आउट कंट्री वाटर स्कैर्सिटी एक कॉमन थीम बन चुकी है, पानी की प्रॉब्लम हर जगह पे चल रही है। तो देखो फॉरेस्ट कवर नेचुरली बढ़े वो ज़्यादा ठीक है। सुंदरबन जैसे एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, टाइगर रिजर्व्स वहाँ पर लोकेटेड है, बोलो वहाँ पर डिक्लाइन होता है, तो वो बात ठीक नहीं है। तो देखो एफएओ ने जब ये गाइडलाइन दी थी कि प्लांटेशन को भी आप फॉरेस्ट की डेफिनेशन में ले सकते हो, तो उसमें ये भी लिखा था, साथ साथ में केविएट भी थी, कि वार्निंग भी थी कि भाई आप जब डेटा कलेक्ट करो तो आप केवल और केवल फॉरेस्ट कवरेज लो ना, उसी के लिए इस डेफिनेशन को यूज करो। आपको जब काम करना हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी हो, उस टाइम पर तो आप प्लांटेशन वाला एरिया नहीं कवर करोगे। तो यही चीज यहां पर मेन अलर्ट वाली है कि ये जो लेटेस्ट ISFR रिलीज हुई है 2021 की, इस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर कोई पॉलिसी मेकिंग हो तो पॉलिसी मेकर्स को ये जरूर ध्यान रखना होगा कि प्लांटेशन वाले एरिया को साइड में रखो और फिर बचे हुए नेचुरल फॉरेस्ट के हिसाब से सोच करके पॉलिसी बनाओ कि कितना हमें हमारे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, तो 3 आर्टिकल्स थे, डिटेल में देख लिया हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।